जैसा कि आप सबको पता है, अब आईपीएल शुरू होने में बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, बट आईपीएल से रिलेटेड कुछ खबरें हैं जो हम आपको बताएँगे। सबसे पहले आपको बताएँगे आरसीबी के बारे में। आरसीबी का नाम को लेकर के अब जो है चर्चा चल रही है, क्योंकि अब उनको भाई जो है नए ओनर मिल चुके हैं। तो नाम में क्या चेंजेस होंगे उसमें बात करेंगे शेन वॉर्न जो है हाईएस्ट पेड क्रिकेटर कैसे बन गए। उसके बाद आरआर की तरफ रुख करेंगे और राजस्थान की तरफ बात करेंगे कि कैसे नए ओनर्स और पुराने ओनर्स के बीच में लड़ाई हो गई। और फिर बात उस 14 साल के लड़के की जो 14+1 हो गया है, यानी कि 15 का हो गया है। तो क्या अब वो दिग्गज प्लेयर्स जो कि रोहित शर्मा या विराट कोहली है उनके साथ खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा? जी हाँ, हम बात वैभव सूर्यवंशी कर रहे हैं, इस पूरे वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, क्रिकेट कंट्री देख रहे हैं आप, हमारे साथ देव सर मौजूद है। और सबसे पहले आरसीबी की बात कर लेते हैं कि आरसीबी का नाम क्या चेंज होने वाला है। देखिए, आरसीबी ने तो ऑब्वियसली हिस्ट्री तो क्रिएट कर ही दी है। आरसीबी से ज़्यादा महंगी और कोई टीम अब रही नहीं है इंडियन प्रीमियर लीग में। एक ही दिन के अंदर ये खबर आ गई। पहले राजस्थान रॉयल्स बिके। कैल सोमानी जो थे यूएस बेस्ड टेक जायंट हैं, उन्होंने एक कंसोर्टियम को लीड किया था। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को खरीदा 15,300 करोड़ के आसपास। यानी अगर बात करें डॉलर में बात करें तो 1.6 बिलियन डॉलर्स के आसपास में वो बिके। और कुछ ही घंटों बाद फिर हमें खबर मिल गई कि आरसीबी भी फाइनली बिक चुकी है। इनफैक्ट आरसीबी के बिकने की तो बात काफ़ी टाइम से चली रही थी। उनके जो ओनर्स थे डियाजियो, आपको याद होगा कि पिछले साल ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था। उन्होंने स्टॉक मार्केट्स में ये डिक्लेयर भी कर दिया था कि मार्च 31 के पहले पहले ही वो सेल फाइनलाइज कर लेंगे, और जो कि हुआ भी। मार्च 31 आने में अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, अगले हफ्ते ईयर एंड होने वाला है। तो उससे पहले ही आरसीबी ने अपना सेल क्लोज कर दिया एंड सबसे महंगी टीम बन गई, जो कि डॉलर में अगर बात करें तो 1.78 बिलियन डॉलर में बिकी है। यानी 16 अगर बात करें इंडियन करेंसी में तो अबाउट 16,600 करोड़ के आसपास। तो इसके जो ओनर हैं, ये जो कंसोर्टियम था, ये आदित्य बिरला ग्रुप लीड कर रहा था इस कंसोर्टियम को। एंड ऑब्वियसली जो चेयरमैन बनेंगे अगले साल इस नए टीम के, वो आर्यमन बिरला बनेंगे, जो कि मैं बताऊं एक फॉर्मर राजस्थान रॉयल्स के ही क्रिकेटर थे। राजस्थान रॉयल्स ने उनको 30 लाख में खरीदा था, और अभी ट्विटर सोशल मीडिया वगैरह पे चल रहा है कि एक क्रिकेटर जिसको 30 लाख में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा, उसी ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर खरीद लिया सीधा 16,000 करोड़ देके। तो इस पे बात चल रही है। अब क्वेश्चन ये चल रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर क्या आरसीबी ही रहेगा, मतलब गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि हम याद दिलाएं अपने व्यूअर्स को कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को नेम करने का इंटेंशन विजय माल्या का यही था कि वो अपना ब्रांड को प्रमोट कर सके। रॉयल चैलेंजर्स जो कि उनका फेमस प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कर सकें। तो इसी लिए उन्होंने अपने टीम का नाम भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रखा था। उनकी जो एयरलाइंस थी उसका नाम याद होगा, जो कि फेमसली बंद हो गई थी, किंगफिशर था। तो एक तरह से ब्रांडिंग करने के लिए उन्होंने अपना नाम रखा था। रॉयल चैलेंजर्स टीम का नाम था। बट गोइंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली विजय माल्या तो आउट हो ही गए थे। यूएसएल यूनाइटेड स्पिरिट्स जो उनकी कंपनी थी वो भी आउट हो गई थी। डियाजियो ने टेक ओवर कर लिया, बट डियाजियो ने भी कंपनी का नाम मतलब टीम का नाम चेंज नहीं किया, क्योंकि डियाजियो के पास भी रॉयल चैलेंजर्स ब्रांड था। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आदित्य बिरला ग्रुप या ये जो नए ओनर्स का जो कंसोर्टियम है, ये क्या आरसीबी कंटिन्यू करेगा? बट अभी के लिए खुशखबरी है फैंस के लिए एटलीस्ट, कि आर्यमन बिरला की जो सिस्टर है अनन्या बिरला, इन्होंने कल एक ट्विटर इंस्टाग्राम कॉन्वर्सेशन पे इन्होंने ये शेयर किया अपने फैंस के साथ, आरसीबी के फैंस के साथ, कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जो नाम है वो कंटिन्यू होगा। उन्होंने मतलब ये अब नाम में चेंजेस नहीं होगी उनकी सर? तरफ कहीं से ना कहीं अभी ये नहीं तक हो ये गया कि अश्योरेंस तो यही आई है अभी तक के लिए। ये नहीं हो गया कि आप दूसरे की ब्रांड को अभी भी प्रमोट कर रहे हो आप खरीदने के बाद? लेकिन अब बात यह है कि 18 साल के बाद ये सिर्फ एक रॉयल चैलेंजर्स नहीं रह गया है। आरसीबी एक खुद में अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। तो उसको इस टाइम पे नाम चेंज करना, क्योंकि आप जब भी आईपीएल के बारे में बात करते हो या जब भी आप विराट कोहली के बारे में बात करते हो, तो आरसीबी एज ए टीम आप वो बात करते हो, रॉयल चैलेंजर्स नहीं कंसिडर करते, बट आरसीबी एज अ ब्रांड कंसिडर करते हो। तो आरसीबी को एज अ ब्रांड चेंज करना, ये तो वही बात हो गई कि
मैनचेस्टर यूनाइटेड को किसी और ने टेक ओवर कर लिया तो मैनचेस्टर के साथ कोई और नाम हो जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, या रियल मैड्रिड का नाम चेंज हो जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये करना इस स्टेज पे इतने सालों बाद मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक गुडविल को भी इम्पैक्ट करेगा। करेगा और एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। क्योंकि आपको याद दिलाऊं कि जब सनराइजर्स हैदराबाद सन टीवी ने जब खरीदा था, तब उनका टीम का नाम डेक्कन चार्जर्स था। बट डेक्कन चार्जर्स को उन्होंने जब खरीदा था हार्डली 6 या 7 साल हुए थे आईपीएल को शुरू हुए। एंड उस टाइम पे डेक्कन चार्जर्स इतना बड़ा ब्रांड नहीं था जितना बड़ा ब्रांड आज के डेट में आरसीबी है, या फिर अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस है या राजस्थान रॉयल्स है। ये अपने में एक 18 साल में बहुत बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं। अब सर यहीं से एक प्लेयर का भी नाम उभर करके आया, हाईएस्ट पेड क्रिकेटर जो बने हैं हमारे शेन वॉर्न की अगर हम बात करें, वो उनकी भी क्या स्टोरी रही है, अगर आप वो बताइए तो। देखिए अब ये सुनने में आ रहा है कि शेन वॉर्न की फैमिली जो है वो ऑब्वियसली ये सैलरी का पार्ट मिलेगा उनको। बट इसके पीछे कहानी ये है कि शेन वॉर्न को जब राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था 2008 के ऑक्शन में, तो उनकी जो बेस प्राइस थी वो बहुत, उनकी जो सैलरी थी वो काफ़ी कम थी एज़ कम्पेयर टू अदर दिग्गज जो पिक हुए थे उस टाइम पे, जैसे MS धोनी या सचिन तेंदुलकर या वीरेंद्र सहवाग, इस जैसे जो आइकॉन प्लेयर्स, युवराज सिंह, इस जैसे आइकॉन प्लेयर्स जो पिक हुए थे, उनके कंपैरिजन में शेन वॉर्न की सैलरी बहुत कम थी। और ये वो इसलिए भी थी क्योंकि शेन वॉर्न वन ऑफ द कैप्टन्स थे जो रिटायर हो चुके थे इंटरनेशनल क्रिकेट से, एंड वो एक तरह से कमबैक कर रहे थे और एक तरह से नया नाम, नए टीम, मतलब उस टाइम पे बाकी टीम्स के साथ कंपेयर करें तो वन ऑफ द स्मॉलर टीम्स थी। ये अलग बात है कि शेन वॉर्न ने कमाल कर दिया और उस साल सीधा आईपीएल जीत गए। बट उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खेला, उन्होंने एक अपना दूर का विजन रखा। हाँ। उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे सैलरी भले कम मिले, मतलब अगर बात करें तो उनको सैलरी सिर्फ 4 साल में अराउंड 9 करोड़ के आसपास ही सैलरी मिली थी, जो कि बहुत ज़्यादा है नहीं। मतलब अगर बात करें तो 2-2.5 करोड़ के आसपास की सैलरी थी। बट उन्होंने ये कहा कि मैं जितने साल भी राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलूँगा, मुझे 0.75% ऑफ द टीम की इक्विटी मिलेगी, यानी मतलब मैं 0.75% ओनर बन जाऊँगा हर साल जो मैं राजस्थान रॉयल्स के लिए एज अ प्लेयर खेलूँगा। तो एज अ प्लेयर उन्होंने 4 साल खेले राजस्थान रॉयल्स के लिए। ऑल्दो ट्रॉफी तो उन्होंने एक ही बार जीती थी 2008 में, बट वो एज प्लेयर, मेंटोर, आगे जाके कोच भी बने टीम के। तो 4 साल खेलने के बाद उनका 3% ओनरशिप हो गया था। तो अब जब राजस्थान रॉयल, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि 15,000 करोड़ के ऊपर में बिक चुकी है, कैल्सोमानी लेड कंसोर्टियम ने खरीदा है उनको, तो अब ये 3% का जो वैल्यूएशन है, इसको अगर ट्रांसलेट करें तो 450 करोड़ बनता है। और ये 450 करोड़ ऑब्वियसली शेन वॉर्न की फैमिली की तरफ जाता है, क्योंकि शेन वॉर्न तो 2022 में ही उनका निधन हो गया था। तो ये जो 450 करोड़ हैं, इनफैक्ट मोर देन 450 करोड़, 455 करोड़ एग्जैक्टली बनते हैं, ये सीधा सारा शेन वॉर्न की फैमिली को जाएगा। तो ओवरऑल अगर बात करें उनकी, अगर 9 करोड़ की सैलरी और 450 करोड़ का ये जो वैल्यू है, टीम वैल्यूएशन है, ये अगर मिलाएं तो ओवरऑल उनकी सैलरी बनती है समवेयर अराउंड 464 करोड़ बनती है। और अगर मैं बात करूं कि मतलब पिछले 18 साल में अगर जैसे रोहित या धोनी या विराट कोहली की बात करूं, तो विराट कोहली की सैलरी पिछले 18 साल में टोटल मिला के सिर्फ अराउंड 250 करोड़ बनती है। रोहित की सैलरी तो अराउंड 220 करोड़ के आसपास है, और धोनी की सैलरी तो 200 करोड़ भी नहीं है, 190 करोड़ के आसपास है। तो विदाउट एनी डाउट आई थिंक शेन वॉर्न 450 करोड़ की सैलरी के साथ, वो भी बिना खेले, बिना खेले इतने साल बाद रिटायर हुए। बट उन्होंने वो विजन रखा कि मुझे इक्विटी से मतलब मैं देखता हूं टोटल बिजनेस माइंडेड बिल्कुल टोटल बिजनेस माइंड, और इस तरह का विजन और कोई क्रिकेटर ने नहीं रखा। आरसीबी से आगे बढ़ते सर, राजस्थान रॉयल्स की तरफ चलते हैं। सुनने में आ रहा है नए मालिक और पुराने मालिक में कलेश हो गया है। देखिए ये कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं कि ऑब्वियसली करंट ओनर्स जो हैं, मनोज बदाले करंट ओनर हैं, और कैल सोमानी और बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। उसमें से एक ऑलरेडी NFL टीम ओन करते हैं US में, तो उनका कुछ ना कुछ मतलब स्पोर्टिंग माइंडसेट तो है ही।
तो उनको जो इनके बीच में जो कलेश लग रहा है, सुनने में अभी ये आ रहा है कि राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन को लेके लग रहा है, क्योंकि रियान पराग एक पॉपुलर चॉइस, मतलब एक सरप्राइजिंग चॉइस मैं कहूँगा, क्योंकि जब संजू, इससे पहले जो कैप्टन थे संजू सैमसन, आइकॉनिक फिगर थे संजू सैमसन, और मतलब राजस्थान रॉयल्स की जब भी बात होती थी तो संजू सैमसन ही हम लोग उसके साथ जोड़ते थे। बट संजू सैमसन के जाने के बाद ये एक सरप्राइजिंग वो था कि रियान पराग को बना दिया गया। रियान पराग कुछ मतलब अगर हम बात करें तो कुछ उनके क्रिटिक्स हैं, कुछ उनके वो हैं, वो ये बिलीव नहीं करते कि रियान पराग इतना बड़ा नाम है जो मतलब राजस्थान रॉयल्स की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकें। क्योंकि हमने इससे पहले देखा है कि कैप्टन्स बड़े-बड़े दिग्गज रहे हैं, शेन वॉर्न की हमने ऑलरेडी बात की, कुमार संगकारा, राहुल द्रविड़, ये लोग कैप्टन्स रह चुके हैं राजस्थान रॉयल्स के। संजू सैमसन इतने सालों से कैप्टन थे, तो रियान पराग एक सरप्राइजिंग वो है। बट सुनने में तो ये आ रहा है कि नए जो ओनर्स हैं वो चाहते हैं कि यशस्वी जायसवाल गोइंग फॉरवर्ड वो कैप्टन बन जाए। जायसवाल ने भी ये डिज़ायर जताया है, और संजू सैमसन के फादर ने भी इनफैक्ट ये बात कही थी कि काफ़ी सारे दावेदार उठ के आ गए हैं राजस्थान रॉयल्स में कैप्टन बनने के लिए। जैसे रियान पराग तो ऑलरेडी हैं ही, यशस्वी जायसवाल भी कैप्टन बनना चाहते हैं, क्योंकि ये सुनने में आया है कि यशस्वी जायसवाल एक तो ट्रेड करके भी पहुंचेगा ये। बिल्कुल। तो यशस्वी जायसवाल जो है वो मतलब ओवरऑल उनका जो गोल है वो कहीं ना कहीं इंडिया की कैप्टनसी भी उनको चाहिए। काफ़ी युवा बल्लेबाज हैं, और शुभमन गिल अगर कैप्टनसी जब भी वो कैप्टनसी छोड़ते हैं तो ऋषभ पंत के साथ आई थिंक यशस्वी जायसवाल भी कैप्टनसी के दावेदार बनना चाहते हैं। एंड यशस्वी जायसवाल एक ऐसा एक्स फैक्टर किस्म के प्लेयर हैं, एक ऐसा मतलब उनका एक ऑरा है जो जिसको लेके आप मतलब टीम को फ्यूचर में ले जा सकते हैं। तो आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग टसल बनने वाला है यशस्वी जायसवाल और रियान पराग को लेके। इनफैक्ट ये सीजन में भी हो सकता है उसको लेके बातचीत चले, क्योंकि अगर राजस्थान रॉयल्स पिछले साल के जैसे आखिरी के 2 पोजीशन के लिए बैटल करेगी तो फिर से सवाल उठने लगेंगे रियान पराग के कैप्टनसी के ऊपर। तो मेरे ख्याल से बहुत दबाव रहेगा रियान पराग की कैप्टनसी के ऊपर इस टाइम पे। इन्हीं की टीम में कौन प्लेयर है सर? वो 14+1 15 हो गए हैं, और अब क्या वो जो है अपने दिग्गज प्लेयर्स के साथ खेल सकते हैं? क्योंकि बस एक उनके साथ दिक्कत ये आती थी कि वो एज फैक्टर नहीं कंप्लीट कर रहे थे। इस चीज़ पे हमारी बहुत बार बातचीत भी हुई कि मतलब क्यों नहीं खेलने दिया जा रहा है वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्यों उनको T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने दिया गया, क्यों उनको सीनियर टीम में नहीं लाया जा रहा है। तो फाइनली इस चीज़ पे डिबेट अब ख़त्म हो सकती है, क्योंकि उनका 15वां बर्थडे फ्राइडे को होने वाला है। IPL शुरू होने वाला है सैटरडे को, और फ्राइडे को यानी मार्च 27 को फाइनली वैभव सूर्यवंशी 15 साल के हो जाएंगे। तो ये बेसिकली ICC का एक रूल है। ICC का आर्टिकल 4 जो रिलेट करता है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो चाहिए होती है, वो ICC ने ये सारे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल टीम्स के लिए ये रूल बनाया है कि 15 साल से कम किसी भी क्रिकेटर को सीनियर लेवल का टूर्नामेंट या सीनियर लेवल के इवेंट्स के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। उनको अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 के टूर्नामेंट के लिए वो खेल सकते हैं, बट सीनियर कोई भी वर्ल्ड कप या सीनियर कोई भी इवेंट्स के लिए उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। बट फाइनली ये जो बैरियर है ये अब खत्म होने वाला है। और अब फैंस के मन में ये क्वेश्चन जागेगा कि 2027 का जो वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें क्या वैभव सूर्यवंशी रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं? क्या वैभव सूर्यवंशी विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिला के ODI वर्ल्ड कप 2027 में खेल सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, एलिजिबिलिटी तो है उनकी खेलने की। अब BCCI सेलेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ये दाव खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहते हैं, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप तो ऑलरेडी जीत चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। अब उनकी निगाहें रहेंगी 2027 के ODI वर्ल्ड कप पे। तो आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में रखा जाना चाहिए जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली है, और वो ODI वर्ल्ड कप है? हमें बताइए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ग्रेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।